साल 2024 व्हाट अ ईयर। 2024 याद किया जाएगा अयोध्या में भाजपा की हार के लिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम लोगों ने तो लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। लोकसभा चुनावों में अयोध्या के जो परिणाम आए वो अगले कई दशकों तक याद रहेगा। ये एक ऐसी घटना थी जो कि हम चाहेंगे कि आगे भी होता रहे, बार बार होता रहे, ताकि पार्टियों के नेताओं के घमंड टूटते रहें, दम्भ चूर चूर होता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल 2025 की शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई है कि किसी के पलटने के आसार नजर आने लगे हैं। 25 के हालात भी कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसा कि 24 रहा था। साल 2024 व्हाट अ ईयर। राजनीतिक उथल पुथल का साल, सामाजिक बर्बादी का साल, बेईमानियों का साल और बेईमानियों के खुल करके सामने आने का साल। वो साल जब सरकार के लिए डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही शब्द का, टर्म का इस्तेमाल हुआ। देश ने दंभ देखा, दंभ को टूटते हुए भी देखा, झूठ देखा और झूठ से उतरता सच का पर्दा भी देखा, दुश्मनी देखी और पलटी खाती दोस्ती भी, संविधान पर हमला देखा और संविधान की ताकत भी। ये साल यादगार रहा, कुछ अच्छी चीजों के लिए तो कुछ बहुत ही बुरे। क्या इस साल को राजनीतिक बर्बादी के साल के रूप में भी याद किया जाएगा? बात 2024 की बड़ी खबरों की है तो मुझे लगता है कि शुरुआत लोकसभा इलेक्शन और उसके नतीजों के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। इलेक्शन जिसने अब की बार 400 पार के नारे को फुस कर दिया, इलेक्शन जिसने हवाई लहर को खत्म कर दिया, इलेक्शन जिसने बताया कि ये देश सबका है, जनता सरकार बना सकती है तो मामला बिगाड़ भी सकती है। इस इलेक्शन को जीतने के लिए तत्कालीन मोदी सरकार ने प्लान तो तगड़े बनाए थे, मगर मामला कुछ बन नहीं पाया। सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजनीति के केंद्र में था अयोध्या के कारण। राम मंदिर के नाम पर देश भर में ध्रुवीकरण किया जा रहा था। ऐसे में कॉन्फिडेंस कहें या दम, जो भी था बस था। मगर यूपी वालों ने खेला कर दिया और सबसे बड़ा खेला तो अयोध्या वालों ने किया। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा 37 सीटें लेकर के भाजपा से भी आगे निकल गई। 3 दशक से ज्यादा के अपने इतिहास में सपा को इतनी सीटें कभी नहीं मिली थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इस परिणाम ने सपा और उसके कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। इसे अखिलेश की पीडीए यानी पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की रणनीति पर मुहर लगा दी। सबने यही सोचा था कि साल 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती। कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो इस मुद्दे को दबा दे। पर हम लोग क्या गलत साबित हुए। 2024 याद किया जाएगा अयोध्या में भाजपा की हार के लिए। लोकसभा चुनावों में अयोध्या के जो परिणाम आए वो अगले कई दशकों तक याद रहेगा। ये एक ऐसी घटना थी जो कि हम चाहेंगे कि आगे भी होता रहे, बार बार होता रहे, ताकि पार्टियों के नेताओं के घमंड टूटते रहें, दम्भ चूर चूर होता रहे। 24 के चुनावों से पहले हेट स्पीच बढ़ा दी गई। दंगे हुए पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ। जय श्री राम के नारे को दंगा शुरू करने का हथियार बनाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ही अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आई। बुलडोजर खूब चलवाए गए। चुन चुन के मुसलमानों के घरों, दुकानों, मकानों को तोड़ा गया। दलितों को निशाना बनाया गया। इन्हें लगा था कि ये सब करेंगे तो हिंदू वोट एक हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। मगर देश ने बता दिया कि ये मुद्दे, ये नफरती मुद्दे नहीं चलने वाले। अगर आप सोचिए भाजपा पूर्ण बहुमत में आ जाती तो 2025 कितना भयंकर हो सकता था। मगर जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह को भागम भाग करते हुए, लोगों को एनडीए में मिलाते हुए हाथ पकड़ पकड़ के देखा, उससे नजर आया कि लोकतंत्र की शक्ति यही है। तंत्र भले ही तुम अपने कब्जे में कर लो, लोग तुम्हारे दंभ को तोड़ ही देगा। और 2024 का चुनाव अधूरा रहेगा अगर हम राम मंदिर के बारे में थोड़ा और बात ना करें तो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस देश के नेता खुद को राम से बड़ा बताने लगेंगे। वो लोग जो राम के दम पे ही सत्ता में आए, वो राम को भटका हुआ छोटा बच्चा बताने लगेंगे जिसे उंगली पकड़ करके घर लाने की जरूरत है। उम्मीद थी इन्हें कि हम राम को लाने की एक्टिंग करेंगे तो राम भी हमको अयोध्या में लेकर के आएंगे, लेकिन राम जी ने भी कहा रुको, ऐसे कैसे। जिस राम मंदिर के नाम पे ये पूरा देश जीतना चाहते थे, उस राम मंदिर के दम पे ये अयोध्या भी नहीं जीत पाए। इन्हें लगा ये 92 वाला माहौल फिर बना लेंगे।
जनता ने न केवल इन्हें हरा करके असलियत से इनका सामना कराया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि तुम पिछड़ों दलितों पर हमला करते हो, हम अयोध्या से एक दलित नेता को जिताएंगे। अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते और संसद में पहली रो यानी पहली कतार में जाकर के बैठे। अपनी जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा था कि मोदी जी ने अयोध्या में कई रोड शो किए थे, मुझे लगा था कि मोदी जी अयोध्या से ही लड़ेंगे। अगर मेरे सामने मोदी जी भी होते तो हार जाते, क्योंकि चुनाव मैंने नहीं अयोध्या की जनता ने लड़ा है। जिस जनता ने बीजेपी को हराया है वो मोदी को भी हरा देती। नहले पे दहला इसी को कहते हैं। ये तो रही बात उन घटनाओं की जो होते रहनी चाहिए। नेताओं का ईगो चेक होते रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो किसी भी लोकतांत्रिक देश पर थप्पा है, जो कभी नहीं होनी चाहिए। पर हमारे देश में पिछले साल ये घटनाएं हुई और आसार नजर आ रहे हैं कि इस साल भी ये घटनाएं होंगी या कराने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने बता दिया कि लोकतंत्र पर हमला महज विपक्ष का दिखाया हुआ डर ही नहीं है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम लोगों ने तो लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह चोरों की तरह वोटों की चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को ये अमान्य करार दे करके भाजपा को चुनाव जितवा दिए। फिर तो जो हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मेयर का चुनाव कौन जीता इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि धांधली महज मेयर चुनाव में हुई है, यहाँ तो महज एक चुनाव अधिकारी धांधली करवाने में कामयाब रहा। सोचिए, जहां चुनाव करवाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था शामिल हो, वहां क्या क्या ही हुआ होगा। चुनाव आयोग पर जो खास आरोप लगे थे वो इस तरह से थे। भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक चुनावी भाषण पर कोई कार्रवाई ना करना, कांग्रेस के खातों के फ्रीज होने पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सन्नाटा, प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा वाला भाषण जिसमें घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे जुमलों का इस्तेमाल किया गया था, उस पर कोई कार्रवाई ना करना, बल्कि उनकी जगह भाजपा अध्यक्ष को नोटिस जारी करना। चुनाव में कुल वोटों की संख्या के बजाय वोटिंग प्रतिशत जारी किया गया। वोटों की गिनती के दौरान चुनाव आयोग पर मतदान संबंधी आंकड़ों को देरी से जारी करने का आरोप लगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया। ईडी और सीबीआई को भाजपा का पर्सनल गुंडा बनने का काम सौंप दिया गया। भाजपा ज्वाइन करो तो सारे केस माफ, वरना जेल जाओ। हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को तो जेल से ही इस्तीफा देना पड़ा। दो राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में पड़े रहे, दोनों ही वो जिन्होंने भाजपा से हाथ मिलाने से मना कर दिया। जब ये सब चल रहा था तब चुनाव आयोग पॉपकॉर्न के साथ ये सीन देख रहा था। ये वो साल था जिसने प्रधानमंत्री के घटिया स्तर के भाषणों को सुना। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहा था। मोदी ने मंच से कहा, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। एक और बयान सुनिए। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। एक और बयान सुन लीजिए। सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़काने वालों को पहचाना जा सकता है उनके कपड़ों से। ये प्रधानमंत्री की भाषा कहीं से भी लग रही है आपको? अगर बताया ना जाए तो लोगों को यही लगेगा कि भाजपा के किसी छुटभइये कार्यकर्ता का बयान है। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। इन बयानों पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? नील बटे सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। अरे हमारे नेता इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उगाही कर रहे हैं। सरकार में बैठी पार्टी चंदा के बदले धंधा दे रही है। ये उजागर होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन की नींद नहीं खुली। अरे जगाएंगे कैसे जब
होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो साल बदला है मगर चुनाव आयोग भी वही है, उसके अधिकारी भी वही है और हमारे देश के नेता भी वही हैं। यानी कह सकते हैं कि ये साल भी चुनावी बेईमानी का गवाह बनेगा। अभी ढेर सारे इलेक्शंस भी तो आने हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री हेट स्पीच में लगा हुआ है, उस देश में हिंसा और दंगे आश्चर्यजनक कैसे हो सकते हैं। राम मंदिर का दांव चला गया मगर काम नहीं आया, काशी मथुरा पर माहौल बन नहीं पाया। चुनाव अभी कई राज्यों में आने हैं तो फिर एक संवेदनशील इलाके को निशाना बनाया गया, नाम संभल। संभल में हिंसा हुई, सर्वे के नाम पर मस्जिदों को खोदा गया, बुलडोजर चलवाए गए, अंतरराष्ट्रीय थू-थू भी करवाई गई। साल 2024 में हमने देश को अडानी के हाथों बिकते देखा, अर्थव्यवस्था को लुढ़कते देखा, रेप के नाम पर राजनीति देखी, मणिपुर का लगातार जलना देखा, किसानों पर चलती गोलियां देखी, पिछड़े दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार देखा। उम्मीद है 2024 का ये रक्तपात 25 में रुकेगा। हालांकि इनके लक्षण बता रहे हैं कि 25 को भी ये 24 जैसा ही बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आप चाहेंगे कि 2025 में देखने को ना मिले? कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो कैसा लगा है आप ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।